नमस्कार, सत्यराज लॉस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है कि ऐसी महिलाएं जो लिव्ड इन रिलेशनशिप में रह चुकी हों तो क्या उनको गुजारा भत्ता प्राप्त करने का हक है, अर्थात इज वुमेन लिव्ड इन रिलेशनशिप्स बी इंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 CRPC। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यही है। अगले स्लाइड पे चलते हैं और एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के माध्यम से इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, प्रॉब्लम ये है कि एफ एक मैरिड लेडी है, लेकिन वो एम के साथ इंटीमेसी उसका क्रिएट हो गया और उसने एम को ये रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से अश्योर कर दिया कि सी हैज़ डिवोर्स्ड हर हस्बैंड इन अ कस्टमरी सेरेमनी, यानी कोई प्रथा के अनुसार उसने अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दिया, तलाक दे दिया है। इस अश्योरेंस के बाद एफ और एम दोनों जो है साथ साथ रहने लगे और करीब 7 महीने तक साथ रहने के बाद ये दोनों अलग हो गए। अलग होने के अगले 3 महीने के अंदर एफ ने एक बच्चे को जन्म दिया, सी जिसका नाम, ठीक है। कुछ समय पश्चात एफ ने एक एप्लीकेशन मूव किया फॉर हर सेल्फ एंड फॉर अ चाइल्ड एस सी फॉर मेंटेनेंस फ्रॉम एम अंडर सेक्शन 125 CRPC। 125 CRPC के अंतर्गत एफ ने एक मेंटेनेंस एप्लीकेशन मूव किया अगेंस्ट एम अपने और अपने बच्चे सी के लिए। उस एप्लीकेशन का विरोध करते हुए एम ने डिस्प्यूट किया और कहा कि एफ जो है उसकी पत्नी नहीं है और साथ में ये भी कहा कि जो पैटर्निटी है सी का वो भी गलत है, यानी कि वो सी का पिता नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, उसने ये एडमिट किया है कि एफ और वो दोनों साथ में रहे थे, ठीक है। लेकिन साथ में ये भी कंटेंट यानी विरोध किया है कि एफ के पहले से ही एक मैरिज एग्जिस्ट कर रही है, सबसिस्टिंग मैरिज है, एंड सी कुड नॉट बी हिज वाइफ, इसलिए वो मेरी पत्नी नहीं हो सकती है, ठीक है। द एविडेंस लैक्ड हर क्लेम ऑफ हैविंग डिवोर्स्ड हर हस्बैंड, और दूसरी तरफ एफ ने जो एप्लीकेशन मूव किया था वो भी साबित नहीं कर पाई है पूर्ववर्ती पति है वो उसके साथ उसका शादी चल रहा है या विवाह विच्छेद हो गया है, इस बात को भी वो कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाई है। तो अब इस प्रॉब्लम के माध्यम से हमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा कि ये जो एप्लीकेशन मूव किया गया है फॉर मेंटेनेंस, तो ये हमें CRPC के अंतर्गत डिसाइड करना पड़ेगा कि एफ ने जो एप्लीकेशन मूव किया है उसकी कितनी वैलिडिटी है और हाउ मच सी इज इंटाइटल्ड फॉर गेटिंग मेंटेनेंस फ्रॉम एम। दिए गए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें सेक्शन 125 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के प्रावधान को देखना पड़ेगा, जो कि ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स टू एनी पर्सन हु आर हैविंग सफिशिएंट मींस नेग्लेक्ट और रिफ्यूजेस टू मेंटेन, ठीक है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो सक्षम है लेकिन अपने बीवी, बच्चे और पेरेंट्स को वो मेंटेन या ख्याल नहीं रख रहा है, तो जो अग्रीव्ड पर्सन है वो 125 CRPC के अंतर्गत गुजारे भत्ते के लिए सक्षम व्यक्ति जो कि उनका रिश्तेदार भी है उनसे वो विधिवत प्राप्त कर सकता है, ठीक है। क्लेमेंट इसमें जो है इसमें ये क्लेमेंट होना चाहिए कि जो भी क्लेमेंट कर रही है या कर रहा है लीगली वेडेड वाइफ होनी चाहिए और अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ, लीगली वेडेड हो लेकिन वो अपने आप को ख्याल यानी अपना गुजारा भत्ता नहीं कर सकती है, ये दिखाना पड़ेगा। और डिवोर्स्ड वाइफ हो तो वो भी जो मैरिड नहीं हुई है और अपने आप को इतनी सक्षम नहीं है कि अपने आप को मेंटेन कर सके। दूसरा है इलिजिटिमेट और लिजिटिमेट चाइल्ड है जो कि माइनर है, मैरिड नॉलेज से मतलब नहीं है लेकिन अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ, ठीक। और दूसरा है हिज लेजिटिमेट हो या इलिजिटिमेट हो, मेजर चाइल्ड हो, नॉट बीइंग अ मैरिड डॉटर और सफरिंग फ्रॉम फिजिकल डिसेबिलिटी और इंजरी, तो वो भी जो है मेंटेनेंस का मांग अपने पिता से कर सकता है। लास्ट में है
माता पिता जो अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ और हिमसेल्फ, जो असक्षम है अपने आप को मेंटेन करने में या अपना गुजारा भत्ता को वहन करने में। ठीक है। अच्छा, मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 120 CRPC में फूड, क्लोथिंग और शेल्टर तीनों कवर्ड होता है। ठीक है। और इवन डिवोर्सी कैन क्लेम इट। और सेक्शन 3B ऑफ द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में तो यहाँ तक कहा गया है कि फूड, क्लोथिंग, रेजिडेंस, रहने के आवास, एजुकेशन, मेडिकल अटेंडेंस या ट्रीटमेंट हो, रीजनेबल मैरिज एक्सपेंसेस ऑफ एन डॉटर, ठीक है, ये सब कुछ मेंटेनेंस में डिमांड किया जा सकता है, प्रोवाइडेड कि सेक्शन 18 ऑफ द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में जो क्लेमेंट है उसको प्रूव करना पड़ेगा कि उसका विवाह जो है वो वैलिड है, विधिक विवाह है, तभी वो क्लेम कर सकती है। एक केस लॉ है सुप्रीम कोर्ट का 2013 का, इंदिरा शर्मा वर्सेस VKV शर्मा केस, जिसमें एपेक्स कोर्ट ने हेल्ड किया हुआ है कि अगर प्रावधान सेक्शन 2F ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के प्रावधान को हम देखें तो ये हम पाते हैं कि अगर किसी भी कपल या स्पाउसेस के बीच में कंटिन्यूस कोहैबिटेशन है या डोमेस्टिक रिलेशनशिप्स है, घरेलू संबंध है ऑफ अ कपल, तो इट वुड गिव राइज टू प्रिजम्पशन ऑफ अ वैलिड मैरिज। ठीक है, भले विवाह ना हुआ हो लेकिन अगर वो कंटिन्यूस कोहैबिटेशन कर रहे हैं, डोमेस्टिक रिलेशनशिप्स है, तो ये माना जाएगा कि उन दोनों के बीच में वैलिड मैरिज है या रिलेशनशिप्स इन द नेचर ऑफ मैरिज, ऐसा संबंध है जो कि वैवाहिक संबंध की तरह होता है। और इस तरह से अगर साबित हो जाता है और बाद में ये लिव इन रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है, संबंध टूट जाता है, तो जो पुरुष होगा ही इज बाउंड टू पे द मेंटेनेंस टू द वुमेन। ये एपेक्स कोर्ट ने हेल्ड किया है। तो अब दिए गए प्रॉब्लम के मेन सॉल्यूशन पे आते हैं और सेक्शन 125 का CRPC का प्रावधान देखते हुए साथ ही एपेक्स कोर्ट का जजमेंट को ध्यान रखें तो F कैन क्लेम मेंटेनेंस, F को मेंटेनेंस मिलेगा फॉर हर सेल्फ फ्रॉम M अंडर सेक्शन 125 CRPC। ठीक है, क्योंकि एज हर कोहैबिटेशन या डोमेस्टिक रिलेशनशिप्स विद M एज कपल हैज एस्टैब्लिश्ड, क्योंकि उसका संबंध जो है M के साथ एस्टैब्लिश हो चुका है और ये खुद M ने ही अपने एप्लीकेशन में एडमिट किया है कि वो दोनों साथ साथ रहे थे। ठीक है, इस तरह से उनका संबंध साबित हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार ये प्रिजम्पशन किया जाएगा कि M और F के बीच में एक वैलिड मैरिज था या रिलेशनशिप्स इन द नेचर ऑफ मैरिज है। और अगर पश्चातवर्ती उनका लिव इन रिलेशनशिप्स अगर टूट जाता है तो इसमें M इज बाउंड टू पे मेंटेनेंस टू F। ठीक, जहाँ तक C का बात है तो एज द फर्स्ट इंस्टेंस ये लग रहा है कि C जो है ये लीगली प्रिज्यूम किया जाएगा कि C द चाइल्ड ऑफ F, क्योंकि C का जो जन्म हुआ है वो तब हुआ है जब F और M का विवाह सब्सटेंस कर रहा था, यानी कि उस समय F और M का विवाह एग्जिस्ट कर रहा था और उस दौरान उसका जन्म हुआ है। इसलिए C जो है माना जाएगा प्रमाण फसाए कि लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ F एंड M, और सो F जो है जो C की माँ है वो कैन क्लेम मेंटेनेंस ऑफ C ऑल्सो फ्रॉम M अंडर सेक्शन 125 ऑफ द CRPC। ठीक है, यानी कि पूरा कंक्लूजन ये है कि लिव इन रिलेशनशिप में भी अगर कोई महिला है और ये साबित कर देती है कि उन दोनों के बीच में कंटिन्यूस कोहैबिटेशन है, ये साबित हो जाता है, तो ये माना जाएगा कि ये रिलेशनशिप्स इन टर्म्स ऑफ मैरिज डोमेस्टिक रिलेशनशिप से, और इस तरह से वो महिला मेंटेनेंस पाने की हकदार होगी अगर लिव रिलेशनशिप आगे जाके टूट जाता है। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से M जो है वो F और C दोनों को मेंटेन करने के लिए लायबल है। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो पे हम नए प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन और उसका संबंधित प्रावधान और केस लॉ के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।